नमस्कार मित्रों, भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में 15 से लेकर 20 मिनट तक एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स इसमें शामिल हैं। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य महाश्रृंखला के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसूफी और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे भारत देश के लिए जो सपना दिखाया था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज भीम भाष्य आपको पसंद आती है तो आप अवश्य इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस दृक्श्राव्य महामालिका के अगले चरण में, चरण 3 से लेके चरण 7 तक, अगले 5 चरणों में मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व का जो एक मूलगामी, सबसे मूलगामी पहलू था उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। और यह पहलू कौन सा था? यह पहलू था अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये मूलतः अर्थशास्त्री थे। उनकी सारी उपाधियां जो है, एक बैरिस्टर की उपाधि छोड़ के बाकी सारी उपाधियां अर्थशास्त्र इस विषय में, तो मूलतः वो अर्थशास्त्री थे। तो उनके इस पहलू का मैं अगले 5 चरणों में उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये हमारे देश के सबसे अधिक शिक्षित, प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे। भारत में आज तक जो अर्थशास्त्री हो गए हैं और जो आज भी जीवित है, इन सारे अर्थशास्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मेरी राय में, और मैं स्वयं एक अर्थशास्त्री हूं, मेरी राय में निस्संदेह रूप से मैं ये कहूंगा कि भारत में आज तक जो अर्थशास्त्री हो गए हैं और आज जो अर्थशास्त्री जीवित है, उन सब में सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री कौन होगा? तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। भीम भाष्य के इस तीसरे चरण में हम चर्चा करेंगे भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी उम्र के केवल 24 वर्ष में जो एक पहला अर्थ विषय ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ क्या था? वो एक शोध निबंध था, रिसर्च पेपर था। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रशासन और वित्त प्रणाली। ये वो शोध निबंध का विषय था। उन्होंने ये शोध निबंध तब लिखा जब अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए की उपाधि हासिल करने के लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने ये शोध निबंध कोलंबिया यूनिवर्सिटी को पेश किया। इस शोध निबंध में भीमराव अम्बेडकर जी ने 1792 से लेकर 1858 तक इस प्रदीर्घ कालखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासन था, उनकी जो वित्त प्रणाली थी, उनके नीति में जो बदलाव आए, वो बदलावों की ऐतिहासिक समीक्षा उन्होंने पेश की है। ये सारे बदलाव ब्रिटिश अमल के नीचे जो भारतीय जनता थी, सर्वसामान्य भारतीय जनता थी, उनके लिए अनेक कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा इन बदलावों की वजह से। ये कैसे हुआ
ये भीमराव अंबेडकर जी ने अपने शोध निबंध में स्पष्ट किया है। हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का बहाना करके हमारे देश में आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश में उन्होंने अपना जाल बिछा दिया और पूरे देश में अपना अमल प्रस्थापित किया। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मोनोपोली यानी कि एकाधिकारशाही थी। सर्वाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सर्वाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे और उसके लिए कुछ न कुछ बहाना दिखा के ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारा पैसा हड़प कर लिया। कुछ भी बहाना चलता था। आगे चलकर 1834 में 1834 साल में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो व्यापार का सर्वाधिकार उनके पास था, वो पारित किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ब्रिटिश लोगों के लिए खुला कर दिया। लेकिन उन्होंने कंपनी सरकार का अस्तित्व वो कायम रखा। उसके भी बाद कई वर्षों के बाद 1858 में 1858 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया। उसका नाम था द एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ये कायदे के अनुसार कंपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और पूरे देश में ब्रिटिश सरकार ने अपना अमल जारी किया। भीमराव अंबेडकर जी ने अपने शोध निबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था, उनकी जो वित्त प्रणाली थी, उसका मर्मभेदी, मर्मग्राही विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण में भारतीय जनता पर, आम भारतीय जनता पर कैसे अन्याय हुआ, कैसे उनका शोषण हुआ, इसका बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दिया है। उसमें के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो इस प्रकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैसा, जो उनको फायदा होता था, वो फायदा भारत में लगाती नहीं थी, वो फायदा लाभांश के रूप में ब्रिटेन में भेजते थे। और दूसरी बात यह है कि लाभांश कम है, इस बहाने से ईस्ट इंडिया कंपनी से कर्जा लेना, कर्जा उठाना चालू किया। उन्होंने जो कर्जा उठाया उसके दो प्रकार थे। भीमराव अंबेडकर जी ने सांख्यिकीय विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि 1792 से लेके 1857 तक इस प्रदीर्घ कालखंड में जो भारत में उठाया हुआ कर्जा था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 767%। इतनी उसमें वृद्धि हो गई और बढ़कर वो 61 मिलियन ब्रिटिश पाउंड तक पहुंच गया। दूसरी तरफ जो होम बॉन्ड डेट था, जो इंग्लैंड में उठाया गया था, उसकी संख्या मर्यादित रही, 7 मिलियन ब्रिटिश पाउंड तक सीमित रही। देखिए, भारत में उठाया हुआ कर्जा 61 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स और इंग्लैंड में उठाया गया कर्जा केवल 7 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स। और उसका कारण क्या है? भीमराव अंबेडकर जी ने बताया है कि उसका कारण था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस, जो बंधन डाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, उसकी वजह से ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बंधन क्यों डाले गए कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाती है तो उसका नुकसान ये ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को नहीं होना चाहिए। जो निवेशक, ब्रिटिश निवेशक है, उनको नुकसान, उनको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए इंग्लैंड में उठाया हुआ कर्जा बहुत मर्यादित रूप में बढ़ाया गया और भारत में उठाया कर्जा ये बहुत बड़ी तादाद में था। सबसे बुरी बात यह है कि 1834 में जब
ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार की मोनोपोली, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वाधिकार जब खारिज किया गया और कंपनी सरकार अस्तित्व में आ गया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो बहुत बड़ा कर्जा था, जैसे कि मैंने कहा कुल मिला के 68 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स, इतना बड़ा कर्जा था। ये सारा कर्जा कंपनी ने क्या किया उस कर्जे का? ये कर्जा गरीब बेचारे भारतीय जनता के माथे पर लादा गया, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार में कोई भी हिस्सा नहीं था। उन गरीब बेचारे भारतीयों के सर पर यह सब लादा गया। गरीब बेचारे भारतीय जनता पर यह जब थोप दिया गया, जिनको प्रशासन में कोई स्थान नहीं था, यह बहुत बुरी तरह से शोषण किया गया। और भी अलग अलग तरह से गरीब भारतीयों का शोषण किया गया, जैसे कि भारत से जो निर्यात हो रहा था उस पर कड़ी निगरानी रखी गई और उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए। लेकिन इंग्लैंड से भारत में जो इंपोर्ट होता था उस पर टैक्सेस बहुत कम थे, नाम मात्र थे या तो नहीं थे। इसका मतलब ये है कि भारत में जो उत्पादक थे उनका सफाया करने की कोशिश की गई और इंग्लैंड में जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे, उत्पादक थे, उनके लिए भारत का बहुत बड़ा मार्केट आहिस्ता आहिस्ता उपलब्ध किया गया। हैरानी की बात यह है कि भारत से इंग्लैंड में जो कपास निर्यात होता था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, या टैक्स था वो बहुत कम था। बाकी सारे उत्पादन पर बहुत सारा टैक्स था। कारण जाहिर है कि ब्रिटिश मिल ओनर जो है उनके फायदे के लिए यहाँ से जो कपास वहाँ निर्यात होता था भारत से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। भीमराव अंबेडकर ये भी बताते हैं कि 1792 से लेके 1885 तक जो टोटल रेवेन्यू था, जो टोटल महसूल राजस्व जो था, उसका 54% सिर्फ लैंड टैक्स से आता था। और ये लैंड टैक्स का अनुपात क्या था? भारत में लैंड टैक्स का अनुपात था 80% से 90% तक। तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो ब्रिटेन में ये क्या अनुपात था? ब्रिटेन में यह अनुपात था 5% से लेके 20% तक। 100 बरस तक वो 5% से 20% तक बढ़ा। और हमारे देश में जो लैंड टैक्स था वो 80% से लेके 90% तक था। सरासर अन्याय था ये। भीमराव अंबेडकर जी ये भी बता देते हैं अपने शोध निबंधों में कि इतना सारा जो लैंड टैक्स था वो मुगलों ने भी ऐसे ही लगाया था। ब्रिटिश लोगों ने कुछ नया नहीं किया था, लेकिन मुगल पूरी तरह से उसका अमल नहीं कर पाए थे, जो कि ब्रिटिश सरकार ने किया। और पूरा अमल करके जो काश्तकार है हमारे देश के, उनका शोषण किया गया, गरीब बेचारे भारतीयों का शोषण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के आय के साथ में कंपनी का जो खर्चा था उसका भी बहुत अच्छा विश्लेषण सादर किया है। जैसे कि देखिए, उन्होंने कहा है कि भारतीय लश्कर पर, मिलिट्री पर खर्चा जो होता था वो टोटल खर्चे के अनुपात में 45% से लेके 64% तक इतना बड़ा था। इससे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश आर्मी में तो ज़्यादातर भारतीय लोग ही थे, तो उनको भी ज़्यादा फायदा पहुंचा होगा। बिल्कुल गलत। जो एक यूरोपियन सैनिक को मिलता था वो 5-6 भारतीय सैनिकों को जो मिलता था उसके बराबर था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, एक तो मिलिट्री का खर्चा बहुत ज़्यादा था और उसका ज़्यादा हिस्सा ब्रिटिश या यूरोपियन सैनिकों पर खर्चा हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह बता दिया है कि मिलिट्री पर इतना ज़्यादा खर्चा किया, लेकिन विकास के जो काम थे, जैसे कि रास्ते बनाना, कैनाल्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली पुरवठा करना,
ये सब के लिए बहुत ही नगण्य रकम खर्ची गई। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जिसको आई ओपनिंग एग्जाम्पल कह सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि पूरे भारत में, खंड प्राय भारत जैसे देश में विकास के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा था, उसके मुकाबले उससे ज्यादा खर्चा ब्रिटेन के एक शहर में, उस शहर का नाम मैनचेस्टर, उसमें एक बात के लिए पानी पुरवठा, पानी के सप्लाई के लिए उससे ज़्यादा रकम खर्च की जाती थी। इससे साफ जाहिर होता है इस उदाहरण से कि कैसे भारतीय जनता का शोषण किया गया और उनके विकास के लिए बहुत कम निधि उपलब्ध किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने जो पूरब में जो युद्ध किए, वो सारे युद्धों का खर्च जो था, वो खर्चा उन्होंने भारतीयों के सर पर डाल दिया और एक तरफ दूसरों के लिए किए हुए युद्धों का खर्चा भारतीयों के माथे पर थोप दिया और दूसरी तरफ भारत के विकास काम के लिए कुछ भी निधि उपलब्ध नहीं किया। उसके परे जाकर ये भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया है कि होम चार्जेस के बहाने से प्रतिवर्ष बहुत बड़ी रकम भारत से ब्रिटिश सरकार के लिए ट्रांसफर की जाती थी, हस्तांतरण किया जा रहा था। भीमराव अंबेडकर जी ने 1858 का जो नया कानून था, जो कायदा था, एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इसका भी बहुत ही बारीकी से उसका विश्लेषण किया है। उसमें एक प्रोविजन ऐसी थी कि ब्रिटिश संसद के दोनों सभागृह के सम्मति बगैर एक आनी बानी की स्थिति छोड़ दी जाए तो और समय जो भारतीय राजस्व जो है उसको भारतीय सीमा के पार ब्रिटिश मिलिट्री जो कार्रवाई करेगा उसका खर्चा करने के लिए यह रकम लगाई नहीं जा सकती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सभागृह के अनुमति के सिवा। और ये जो प्रोविजन थी इसको सारे एक्सपर्ट्स ने सर पर उठा लिया था कि वाह क्या क्या बढ़िया प्रोविजन की है, लेकिन ये प्रोविजन कितनी बकवास है ये 24 बरस के भीमराव अंबेडकर जी ने दिखा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द मिसिंग है। वो क्या शब्द है? परमिशन की बात हो रही है लेकिन प्रायर परमिशन, प्रायर ये शब्द उसमें मिसिंग है। तो दोनों सभागृह, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सभागृह के अनुमति के सिवा, लेकिन ये अनुमति पूर्वानुमति होनी चाहिए थी, वो पूर्वानुमति नहीं थी, इसलिए उस प्रोविजन का दुरुपयोग होना संभवनीय था और अवश्य उसका दुरुपयोग हो गया। तो 24 वर्ष के डॉक्टर अंबेडकर ने जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को जो पता नहीं चला था वो अपने कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने ये बात साबित कर दी अपने शोध निबंध में। अंतिमतः इंग्लैंड ने भारत को क्या दिया इसका लेखा जोखा सामने रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अपने शोध निबंध में कि भारत ने इंग्लैंड को बहुत कुछ दिया है। इंग्लैंड से भारत को जो मिला है वो तुलना में नगण्य है, लेकिन हम लोगों को इंग्लैंड के ऋण में रहना चाहिए। वो इसलिए आर्थिक क्षेत्र के लिए नहीं, बिगर आर्थिक क्षेत्र के लिए हमें उनका ऋणी रहना चाहिए। और उन्होंने जिक्र किया है कि कायदा और सुव्यवस्था, वेस्टर्न एजुकेशन का, यहाँ पाश्चिमात्य शिक्षा प्रणाली का यहाँ अंतर्भाव करना, विद्यापीठ क्रिएट करना, न्यायालयीन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासकीय जो आधुनिक संस्था है
उनकी निर्मिति, इसके लिए हमें अंग्रेज़ों के ऋणी रहना चाहिए। ये बाबा साहेब ने कहा है, 24 वर्षीय बाबा साहेब ने कहा है। और आगे वो सवाल वाचकों को ही सवाल करते हैं कि आर्थिक अधपतन एक तरफ और दूसरी तरफ पाशवी शांतता, ये दोनों में हमें क्या पसंद करना है, ये हमें अपने आप में सुनिश्चित करना होगा। इस शोध निबंध में 24 वर्षीय बाबा साहेब की जो शैली थी वो थोड़ी नरम सी शैली थी। आगे चलकर उन्होंने वो नरम शैली को छोड़ दिया और उनके बाद में की लिखाई में उन्होंने जो अपनी एक नीडर और निर्भीड़ शैली को अपनाया, वही आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लेखन शैली की पहचान हो गई। मित्रों, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके अगले एपिसोड में, एपिसोड 4 में, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल करने के लिए जो प्रबंध लिखा था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसकी आज के दिन में उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे जल्द ही, आज्ञा दीजिए। लेकिन जाने से पहले, अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज भीम भाषा आपको पसंद आती है तो आप अवश्य इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।